6 बजे की ट्रेन की सीटी ने पूरे प्लेटफॉर्म की फिजा को हिला दिया। मैंने अपना बैग कंधे पर किसकर सीट पर जा बैठा। स्टेशन पर हलचल अपने उरूज पर थी। मुसाफिर उधर से अलिफादेर दौड़ रहे थे। सामान धोने वाले कोलों की आवाज़ें, चाय और समोसे बेचने वाले छोटे दुकानदारों की पुकार, सब मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। मगर मेरे अंदर एक खामोश तूफान बपा था। रात भर मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, वो अभी तक मेरे ज़हन के पर्दों पर रोशन था। कर्नल कमलदास की हलाकत, इसका खून आलूद चेहरा, कैंप की तबाही और वो 10 बजे का टाइम बम जो मैंने वहां फुट किया था, ये सब अब माजी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस कहानी का अगला बाब मेरे सामने खुला पड़ा था। गाड़ी चलने लगी। पहिए की खड़खड़ाहट ने जैसे मेरे असाब को सुकून दिया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म के लोग पीछे छूटते गए। हवा तेज थी और मेरे कानों में सीटियां बजाती गुजर रही थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर नागरानी की दी हुई अंगूठी को छुआ। वो एक अनोखी सी तमानियत थी जो इस अंगूठी के लम्स से मेरे अंदर उतर आती थी। दूसरा हाथ अलिफाटे तो इसमें नाग देवता की अंगूठी की ठंडक महसूस हुई। दोनों अंगूठियां गोया मेरी रूह के 2 बाजू थे, जिन्होंने मुझे आम इंसानों की हदों से बाहर फेंक दिया था। रात भर की दौड़ धूप और धमाकों के बाद जिस्म थका हुआ था, मगर दिमाग एकदम शफाफ। मैंने सीट पर सीधा होकर बैठने की कोशिश की, मगर कुछ ही देर में आंखें बोझल होने लगी। गाड़ी झटके खाती हुई आगे बढ़ रही थी और मेरे ज़हन में नागरानी के अल्फाज गूंजने लगे, ये अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं, ये तुम्हारे भाग्य का कुंजी है। जब तुम इसे रगड़ोगे तो तुम्हारी मौजूदगी लोग की नज़रों से ओझल हो जाएगी। हुआ तुम्हें संभालेगी और कोई हथियार तुम्हें छू ना सकेगा। मैंने मुस्करा कर आंखें बंद कर ले। आज पहली बार इस ताकत को खिलकर आजमाया था। जब मैं उड़ता हुआ राजा मुंद्री के घने जंगल से विजयवाड़ा आ पहुंचा था तो दिल ही दिल में खुद पर हैरत हो रही थी। दुनिया का कोई रडार, कोई कैमरा, कोई सिपाही मुझे नहीं देख सका। ये एहसास ही मुझे नाकाबिले शिकस्त बना रहा था। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर झांकने लगे। कहीं कहीं खेतों के किनारे धुंध अभी बाकी थी। गांव के लोग अपने मवेशी चरागाहों की तरफ ले जा रहे थे। औरतें पानी के घड़े सर पर रखे जा रही थीं। ट्रेन उन सब के बीच से गुजर रही थी और मैं अपने मिशन की अगली कड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उंगोल स्टेशन पर गाड़ी कुछ देर को रुकी। मैंने नीचे उतरने का इरादा नहीं किया, मगर करीब की बर्थ पर बैठे 2 आदमियों की गुफ्तगू मेरे कानों तक पहुंची। एक दूसरे से बोला, क्या तुमने खबर सुनी? दूसरा चौंका, कौन सी खबर? अरे वही जंगल वाला कैंप। लोग कह रहे हैं वहां जबरदस्त धमाका हुआ है। पूरा कैंप अलिफाड़ गया। दूसरा हंसा, मैंने तो सुना था वहां फौजी कुछ खुफिया एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया। कई गाड़ियां जल गईं, लोग जल मरे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून यात्रा। ये वही धमाका था जो मैंने रात भर की मशक्कत के बाद तरतीब दिया था। किसी को खबर न थी कि इस तबाही के पीछे कौन है। लोग इसे फौजी कैंप का हादसा कह रहे थे और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए खामोश मुस्करा रहा था। गाड़ी फिर से चल पड़ी। मैंने आंखें बंद करके सर सीट के साथ टका दिया, मगर दिमाग एकदम जाग अलिफाटे। आगे चिनाई था। वहां मेरा कयाम महज वक्ती न था। वहां से मुझे मदुरई जाना था और फिर वो सब कुछ जिसका धागा अभी मेरे हाथ में था। चिनाई सेंट्रल का स्टेशन दौर से ही अपने शोर और हुजूम के साथ सामने आ गया। प्लेटफॉर्म पर लोगों का सैलाब था। फेरी वाले, तांगे वाले, रिक्शे वाले सब अपनी अपनी आवाज़ों में पुकार रहे थे। मैंने अपना बैग संभाला और भीड़ में घुलकर बाहर निकल आया। शहर की हवा में एक अजीब सी नमी थी, मगर साथ ही धूप की सख्ती भी। मैंने सोचा 2 दिन यहां ठहरकर हालात का जायजा लूंगा। होटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त ना लगा। मैंने एक कमरा लिया, बैग रख कर सीधा बिस्तर पर गिर गया। मगर नींद कहाँ आने वाली थी। ज़हन में अगला मंजर बार बार उभर रहा था, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, अर्जुन जी। उनकी आंखों में जो आंच मैंने पहले दिन देखी थी, वही मुझे आगे धकेल रही थी। शाम को मैं चिनाई के बाजारों में निकल आया। लाइट्स जगमगा रही थीं। साहिल के करीब हुआ में नमकीन खुशबू थी। लोग अपने अपने धंधों में मसरूफ थे। मैं एक चाय के ढाबे पर रुका। करीब ही कुछ अखबार बेचने वाले जोर जोर से पुकार रहे थे। मैंने एक अखबार खरीद लिया। बड़ी खबर वही थी, राजा मुंद्री के करीब जंगल में खौफनाक धमाका।
दर्जनों हलाक। सरकारी बयानात गोल मोल थे। किसी का जिक्र न था कि इस सब के पीछे कौन है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। रात को मैं अपने होटल में वापस आया और सो गया। अगले दिन मेरा वक्त इसी शहर की रौनकों और खबरों में गुजरा, मगर दिल हर पल मदुरई की तरफ खींचता रहा। मैं जानता था वहां मेरा अगला इम्तिहान मेरा मुंतजिर है, और वो इम्तिहान रविशंकर के खून से रंगीन होने वाला था। मैं 2 दिन बाद मदुरई पहुंचना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह मैंने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और मदुरई जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। सफर के दौरान खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, छोटे कस्बे, दरख्तों के झुंड सब एक दूसरे के पीछे दौड़ते जा रहे थे। हर मंजर मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा था। दिल में एक अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा मेरा मुंतजिर है। मदुरई स्टेशन पर उतरते ही इस शहर की फिजा ने मेरा इस्तकबाल किया। यहाँ की हुआ में एक खास सी तकदीस थी, एक संजीदगी जो चिनाई के शोर में नहीं थी। मैंने एक ऑटो लिया और सीधा मीनाक्षी मंदिर की तरफ चल दिया। मगर रास्ते में मुझे ये खबर मिली कि अर्जुन कुमार जी जख्मी हैं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ये सुनकर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में अर्जुन जी एक बेड पर पड़े थे। उनका जिस्म जख्मों से चूर था और सांसें फूल फूल कर आ रही थीं। मैं उनके करीब गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखें नीमवा थीं, मगर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी पलकों पर लरसती हुई रोशनी जागी। बहुत मुश्किल से वो बोले, बेटे, रविशंकर वही है जिसने ये सब किया। इसने मुझे जख्मी किया और मोहनी को मार डाला। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मोहनी, वो मासूम लड़की जो हर वक्त मुस्करा कर बात करती थी, जो अर्जुन जी के साथ गोया उनकी बेटी की तरह थी। मेरी आंखों के सामने इसका शफीक चेहरा घूम गया और फिर अचानक वो खून आलूद मंजर जैसे मेरे जहन पर कंदा हो गया। मैंने अर्जुन जी से पूछा, रविशंकर कहाँ है? उसके ठिकाने कहाँ हैं? वो बहुत मुश्किल से बोले, उनकी आवाज़ कपकपा रही थी, मदुरई में 10 जगह उसके आदमी हैं। वो नशे, हथियार, सब कुछ फैला रहा है। इसके पीछे कोई बड़ा है। लेकिन पहले रविशंकर, इसे खत्म करना होगा। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, आप फिक्र ना करें, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं मोहनी का बदला लूंगा। उनकी आंखों में एक चमक उभरी, मगर साथ ही एक आंसू भी बह निकला। उन्होंने जैसे आखिरी हिम्मत जमा करके कहा, मेरा वक्त कम है, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मैं उनके माथे को छू कर बोला, आपके दुश्मन को मैं जलाकर राख कर दूंगा। इस रात मैंने फैसला कर लिया, मदुरई का कोई कोना, कोई गिल्ली, कोई छत रविशंकर के नापाक वजूद से महफूज नहीं रहेगी। अंधेरा फैलते ही मैंने अपनी अंगूठी को रगड़ा। मेरा जिस्म लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। हुआ ने मुझे थाम लिया और मैं एक एक ठिकाने पर छा गया। पहला ठिकाना एक पुरानी हवेली के तले खुफिया तहखाने में था। वहां गोलियां, बारूद और चंद गुंडे बैठे शराब पी रहे थे। मैं उनके बीच में उतरा और लम्हों में उनकी सांसें रोक दे। बारूद के ढेर पर बम फुट किया और 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। निकलते निकलते पीछे देखा और फिर धमाके की लर्जिश ने जमीन हिला दी। इसी तरह मैं एक एक जगह गया। कहीं कोई शोर मचा, कहीं अंधी चीखें, कहीं भागते हुए कदम। मैं रात भर साया बनकर फिरता रहा और मदुरई के अंधेरे में एक के बाद एक ठिकाना दहक उठा। एक खुफिया अड्डे पर मेरा सामना खुद रविशंकर से हो गया। वो अपने गुंडों के बीच बैठा हंस रहा था। जब अचानक मेरी गोली ने इसके करीब खड़े एक आदमी को ढेर कर दिया तो वो चौंक उठा। मैं साए से बाहर आया। इसकी आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ था। कौन हो तुम? इसने चीख कर कहा। मैं आगे बढ़ा, मेरा लहजा बर्फ की तरह सर्द था। मैं वो हूं जो तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लेने आया है। इसने पिस्तौल निकाली, मगर उससे पहले कि वो फायर करता मैं इस पर लपका। इसके हथियार उसके हाथ से छीन कर दीवार पर दे मारा। फिर एक एक घूंसे ने इसके गुरूर को तोड़ दिया। मैंने इसे कुर्सी से बांधा और उसके जिस्म को अजियत के तूफान से गुजारा। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, मगर मैं रुका नहीं। आखिरकार इसने सब कुछ अलिफागल दिया। कमल दास, मानिक राय,
उसके 2 ठिकाने और हैं दिल्ली के अलावा, एक मुंबई में और दूसरा लोनावाला के करीब हल स्टेशन में। वही असल दिमाग है। मैं सिर्फ इसका एक मोहरा था। मानिक राय उर्फ कमलदास को तो मैं राजामुंदरी के दहशतगर्दी के कैंप में जहन्नम वासिल कर आया था, लेकिन इसके दिल्ली वाले सीट अप का खात्मा और मुंबई और लोनावाला के ठिकानों पर कंट्रोल जरूरी था। मैंने इसके चेहरे पर आखिरी बार नजर डाली तो मरने के लायक भी इसीलिए है। मैंने गोली उसके सीने में उतार दी। इसके चेहरे पर जमे खौफ के साथ उसकी आखिरी हिचकी खत्म हो गई। मैंने बम का टाइमर ऑन किया और इस जहन्नम खाने से निकल आया। 10 मिनट बाद पूरा ठिकाना धमाके से जमीन बोस हो गया। इस रात मदुरई आग की लपेट में था। 10 जगह धमाके, हर तरफ भागते लोग, चीखती गाड़ियां और जलते हुए मकान। मैं एक साया बनकर उन सब से ओझल रहा। किसी को खबर न हुई कि ये सब एक ही आदमी के हाथ का खेल है। रात के आखिरी पहर में मीनाक्षी मंदिर वापस आया। अर्जुन जी बिस्तर पर कमजोर पड़े थे। मैंने उनके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, अब का बदला मैंने ले लिया। रविशंकर खत्म हो गया। उनकी आंखों में सुकून तीर गया। वो बहुत आहिस्तगी से बोले, बेटे, अब तुम्हारा मदुरई का काम मुकम्मल हुआ। काशी वापस जाओ। वक्त नहीं है। मेरा वक्त भी पूरा हुआ। मैंने सर झुकाकर कहा, अब की आज्ञा का पालन करूंगा। उन्होंने मेरा सर थपथपाया और वही लम्हा उनकी सांसें रुक गईं। मैं सुन होकर उनके चेहरे को देखता रहा। इसी दिन दोपहर 12 बजे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। मैंने उनकी अर्थी को कांधा दिया और आग के शोलों में उनकी चिता को भस्म होते देखा। मेरा दिल बोझल था, आंखें नम थीं, मगर मेरे अज़्म की आग और तेज हो गई थी। पुलिस ने रात भर की धमाकों के बाद रविशंकर के गैंग के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। गलियों में गिन फाइट गूंज रही थी। सुबह के 10 बजे तक गोलियों का शोर फिजा में फैला रहा और फिर रफ्ता रफ्ता मदुरई की गलियां सुनसान हो गईं। मैंने इस शहर को आखिरी बार देखा, वो शहर जो अब मेरे लिए एक याद बन चुका था। इस रात में बंगलोर की तरफ रवाना हुआ। अगला सफर मेरी राह देख रहा था।